गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। कैसे हैं आप बच्चे? आज मैं आपको चैप्टर एक शुरुआत करने वाला हूं जिसका नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। और ये चैप्टर आपका पार्ट बी बुक से बिलोंग करता है बच्चे। पार्ट बी बुक एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। आपको वैसे मैं एक बार और बता दूं, ये पार्ट बी जो है ना बच्चे, जो एग्जाम में आपका पार्ट बी 20 मार्क्स का होगा, इसमें आपको और में कंप्यूटर सेक्शन भी दिया रहेगा। तो जो बच्चे कंप्यूटर वाली पढ़ाई किए हैं आप उससे लिखेंगे, और जो बच्चे इस बुक से पढ़े हैं एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, वो इसे आंसर देंगे। आप चाहते हैं बच्चे कि दोनों मिक्स करके दें तो आप दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। इवन दोनों का कुछ कुछ इधर का उधर का कहीं का जोड़ के आपको लिख देना है। आपके जो एग्जामिनर है थोड़ा-सा गुस्सा होंगे आप पे, लेकिन आपका कॉपी चेक करेंगे अकॉर्डिंगली और आपको मार्क्स बैठाएँगे, वो कहीं मार्क्स डिडक्ट नहीं करने वाले हैं। एक बड़ी राज की बात मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक एग्ज़ामिनर हूँ। कई सालों से मैं कॉपी चेक करने जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ जब भी बच्चे कंप्यूटर सेक्शन भी अगर टच करते हैं तो मैं उस पे भी मार्क्स देता हूँ। इवन इस टॉपिक के भी अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो देखते हैं दोनों में जो सही है उस पे मार्क्स मिलता है। एक बड़ा राज का बात मैं आपको बताया हूँ बच्चे। आशा करता हूँ आप इसके भरपूर फायदा लेंगे। मैं एक बात बता दूं बच्चे, अगर हम मार्किंग की बात करें इस चैप्टर की, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इनडायरेक्टली प्लस 4 मार्क्स का और होता है, जो टोटल हो गया बच्चे 8 मार्क्स। अब इनडायरेक्टली मैं कैसे बता दूं, ये जो इनडायरेक्टली मैंने बताया 4 मार्क्स, वो यहीं से है, लेकिन वो इशू ऑफ शेयर चैप्टर से पूछा जाता था और इस साल भी चांसेस है। शेयर कैपिटल को शो करना होता है बैलेंस शीट में कंपनी के। तो वो टॉपिक तो यहाँ भी है और वहाँ भी है, दोनों जगह आपको पढ़ने हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये टोटल 8 मार्क्स कैरी करता है बच्चे। तो इसका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है। बस आपको क्या करना है, जरा जोश जोश के साथ पढ़ना है और 8 मार्क्स ले लेना है एग्जामिनर से किसी भी सूरत में, है ना बच्चे? बोलिए। तो आप वादा करते हैं मेरे से कि 8 मार्क्स ले लेंगे? बोलिए यस सर। जल्दी कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट करें कि यस सर, मैं वादा करता हूं कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसको बहुत ही क्लियरली से जवाब दूंगा। ठीक है बच्चा? चलिए, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहली बात, जरा हम लोग चर्चा करें कि आखिर मीनिंग क्या होता है। वैसे मैं एक बात बता दूं, हम मीनिंग की बात करें फिनेंशियल स्टेटमेंट का। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको क्लास 11th में, जब मैं आपको फेस टू फेस क्लास पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हम लोग फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, वो आपका एंड प्रोडक्ट है। क्या है बच्चे? एंड प्रोडक्ट। किसका भाई एंड प्रोडक्ट? तो एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपका टोटल अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, उसका ये एंड प्रोडक्ट है, सबसे लास्ट प्रोडक्ट है। क्लियर है? वहां भी मैंने सेम चीज बताया था और ये भी बात बताया था, जो कुछ नया नहीं है इसके बारे में, भले ही कंपनी का है लेकिन कोई नया नहीं है। ये दो चीज बताता है, एक तो बताता है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और दूसरा बताता है पोजीशन। ठीक है बच्चे? मैंने ये सारी चीजें क्लास 11th में आपसे फेस टू फेस में मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद होगा फेस टू फेस क्लास का तो आप जरूर याद करेंगे। और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है ना मेरे मेरे बच्चे, ये यहाँ पे आपको पता चलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
और 11th में आप इसी को बोलते थे पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे बस नाम चेंज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ये हम लोग कंपनी का पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का पढ़ रखा था। थोड़ा सा बदलाव हो गया जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, राहुल गांधी की सरकार थी, जाते जाते उन्होंने कंपनीज एक्ट लागू करके गए थे। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट, जो आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, जरा आगे बढ़ते हैं। आप जरा नोट करेंगे, एज पर सेक्शन 2 subsection 40 of the Companies Act 2013, financial statement financial statement includes the following। अच्छा, अभी तक तो आपने दो ही चीज देखा था फाइनल अकाउंट में बनाते हुए, एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें बदल जाएगी कंपनीज एक्ट में। आप यहाँ पे बनाना सीखेंगे सबसे पहले तो बैलेंस शीट, वो भी कब, एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। जो भी फिनेंशियल ईयर है उसके लास्ट में आप बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फिनेंशियल ईयर। यहाँ फॉर द फिनेंशियल ईयर ये है, इसका मतलब हुआ कि पूरे साल के दौरान का जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ रहा है इनकम और एक्सपेंस के कंपैरिजन से, वो। तीसरे हमें पढ़ने हैं बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब फाइनल अकाउंट का जब भी बात होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है, तो मुझे बैलेंस शीट बनानी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनानी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। ये भी फॉर द फिनेंशियल ईयर होता है, फॉर द फिनेंशियल ईयर। ठीक है। चौथा बात और होता है बच्चे, जो रेयरली बनाया जाता है, वो होता है जब जरूरत होगा तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में कोई चेंजमेंट हुआ, कैपिटल में कोई चेंजमेंट हुआ, उसका स्टेटमेंट अप्लीकेबल है तभी बनाते हैं इसे। दूसरा, हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाते हैं। ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो था ना, पहले शेड्यूल में आता था। शेड्यूल को हटा के, शेड्यूल पहले बनाया जाता था, उसको हटा के ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स लाया गया। और ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको दोनों में मिलेगा देखने को। आपको बैलेंस शीट में भी नजर आएगा और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी नजर आएगा। दोनों जगह एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको नजर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी एक्सप्लेनेटरी नोट्स को हम लोग बोलते हैं बच्चे नोट्स टू अकाउंट। वन बाय वन करके हम लोग सब चीज पढ़ेंगे नोट्स टू अकाउंट। मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले आपको मैं बैलेंस शीट बताऊंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा, फिर नोट्स टू अकाउंट बताऊंगा, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो चैप्टर ही अलग, चैप्टर वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो इतने चीज फाइनल अकाउंट जब भी बनाते हैं तो ये साथ में इतने आइटम्स, मतलब 5 आइटम्स जनरली हम लोग साथ में बनाते हैं और शो करते हैं।
एक बात आई थी वहां पे फिनेंशियल ईयर की। अगर हम बात करें बच्चे कि फिनेंशियल ईयर क्या होता है, तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 थोड़ा बताया गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि सारे कंपनियां को जरूरी है कि वो एक यूनिफॉर्म फिनेंशियल ईयर चूज करे। वो आपके हमारे देश में है 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये हमारे देश का है। हर साल हर कंपनियां को एक यूनिफॉर्म फिनेंशियल ईयर चूज करना है, जो कि है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है, वो डिफरेंट फिनेंशियल ईयर यूज करता है, तो इंडिया में तो यही होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो डिफरेंट डिफरेंट फिनेंशियल वो होगा। दूसरी जगह हमारे देश में तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ही होगा। ठीक है। क्लियर हो गया फिनेंशियल ईयर की बात में। तो होता है ना, अगर थोड़ा सा हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, दो तीन कंपनियां होती है जो कंपनी के अंदर में कंपनी होती है। सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी आपको आगे ग्रेजुएशन में पढ़नी है, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश का जो फिनेंशियल ईयर है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च फिक्स किया गया है। मान लो हमारी कंपनियां का दूसरी ब्रांचेज है, दूसरी सब्सिडी कंपनी किसी दूसरे कंट्रीज में है, तो वहां पे उनकी जो फिनेंशियल ईयर है उनके अकॉर्डिंग वो फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। खैर, तो इतना जानने के बाद तो हम लोग सबसे पहले अभी आएंगे बैलेंस शीट की फॉर्मेट में, और उसकी डिटेल चर्चा करेंगे उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि अब मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ये 5 आइटम हमें बनाने होते हैं जनरली, और इसको एजीएम में, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर्स के सामने लाके अप्रूवल के लिए लाते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने ये लाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। कौन लाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसके सामने लाते हैं? तो शेयर होल्डर्स के सामने लाते हैं। और ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ और दो चीज अटैच किया जाता है, वो भी जरा स्टार मार्क लगा के मैं आपको दिखा दूं। ऑडिटर्स रिपोर्ट, आपके ऑडिटर ने, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या रिपोर्टिंग किया है आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, वो, या डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स भी होता है एक, आपके डायरेक्टर्स ने क्या रिपोर्ट तैयार किया है वो भी साथ में लाया दिखाया जाता है। इसके साथ भाई, जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ। आइए जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। थोड़ा सा उसका प्रोफार्मा का चर्चा करते हैं, कैसे एक नया वर्टिकल फॉर्म में लाया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद। आपने अभी तक जो बैलेंस शीट पढ़ा था क्लास 11th में, या आपने स्टार्टिंग में अब बैलेंस शीट पढ़ा था पार्टनरशिप के, ये वो दोनों सेम था। अभी वो चीजें तो वही होगी, लेकिन उसकी फॉर्मेट जरा बदल जाएगी, वर्टिकल फॉर्म में हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था। आइए जरा हम लोग देखते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, पार्ट 1, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो नई वाली बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के अनुसार जो है वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप बीच में आप लिख देंगे नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस कंपनी के नाम लिख देंगे। उसके बाद जब भी बैलेंस शीट बना रहे हैं उसकी डेट लिख देंगे। बैलेंस शीट एज इट। अब यहाँ पे एज इट लिखने के पीछे भी लॉजिक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में एक खास समय पे बनाया जाता है, तो उस लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे टर्म एज इट।
उसके बाद एक प्यारा सा वर्टिकल फॉर्मेट है, जरा मैं आपको फॉर्मेट बनाता हूँ। आप यहाँ से स्केल मेरे साथ ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं बच्चे। स्केल का यूज करेंगे तो आपके बैलेंस शीट बहुत अच्छे से बनेंगे। ये मैंने ले लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इधर से दो पार्ट में ले लेंगे। एक ये वाली होगी, दूसरा लाइन ये वाली होगी, और एक पतला सा नोट्स टू अकाउंट का भी लाइन आप ले लेंगे। ठीक है? लाइन ड्रॉ करने के बाद जरा मेरे साथ लिखेंगे। यहाँ पे बच्चे लिखेंगे आप पार्टिकुलर्स। ये जो पतला सा हमने लिया है, यहाँ पे आप, मैं कलर चेंज करके जरा ग्रीन कलर से लिख दूं। यहाँ पे बच्चे आप लिखेंगे नोट नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये कॉलम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर का फिगर लिखते हैं एक्चुअली। करंट ईयर का यहाँ पे फिगर लिखते हैं, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फिगर लिखते हैं। मतलब अब बैलेंस शीट में आपको दोनों साल का फिगर आपको दिखाना है। करंट ईयर का फिगर भी दिखाना है और प्रीवियस ईयर का जो फिगर है वो भी दिखाना है रिपोर्टिंग पीरियड में, एट द करंट ईयर रिपोर्टिंग पीरियड। तो टोटल कॉलम की बात करें बच्चे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये फोर्थ कॉलम। टोटल कितने कॉलम हुए? 4। दूसरी बात, अगर आपका ये फिगर करोड़ों में जा रहा है तो आप यहाँ पे साइन बता सकते हैं कि कितने में जा रहा है। जीरो वहाँ पे लिख सकते हैं, 3 जीरो 4 जीरो, जितने जीरो हटाना चाहते हैं आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। सबसे पहला जो आइटम आता है बच्चे, वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहला आइटम जो होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर जो सब हेड में आता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है? उसके अंदर भी बहुत सारे सब हेड होता है, जैसे कि पहला होता है शेयर कैपिटल। पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, शेयर कैपिटल में क्या किया जाता है। दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर किन किन बातों को लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा आइटम वैसे तो हमें पढ़ने नहीं है, बस हमें नाम याद रखना है। वो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स अगेंस्ट। सीबीएसई में इसे नहीं पढ़ने हैं बच्चे, फॉर्मेट में है, बस मैं फॉर्मेट पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद जरा आप लाइन को बढ़ा सकते हैं नीचे की तरफ। एकदम अच्छा से आप भी लाइन को बढ़ा लीजिए, काफी नीचे तक ये जाने वाला है स्केल की सहायता से। तो बच्चे ये बैलेंस शीट आपको याद हो जाएगा, कोई टफ काम नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, क्योंकि नाम तो आपको पहले से ही पता है।
तो मैंने हेडिंग बताया था, मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर आया था शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा जो टॉपिक होगा बच्चे, वो होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरे हेडिंग आएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज के। वैसे आपको मालूम होना चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, 11th में आपने इसकी डिफिनीशन आपने पढ़ा था। अब इसके अंदर आता है ए नंबर में लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारे डिटेल्स में चर्चा करने वाला हूँ आखिर ये क्या होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। एक होता है बच्चे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एक नया नाम आप सुन रहे होंगे, जरा ध्यान से लिखेंगे ये सारी चीजों को, क्योंकि बैलेंस शीट आपको बहुत ध्यान से लिखने हैं, समझने हैं, याद करने हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एक होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये भी सिलेबस में नहीं है, मैं स्टार मार्क लगा दूंगा कौन कौन आपके सिलेबस में नहीं है। डी नंबर में आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बहुत चीज़ों को आपको नहीं पढ़ने हैं, बस आपको नाम जरूर पढ़ने हैं। तीसरे आइटम हो गए। चौथे जो सबसे लास्ट में आइटम होंगे वो है करंट लायबिलिटी। वैसे सारे नाम जो इसके अंदर जो आ जाता है ना, अगर आप क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक, यानी हम आपको याद होगा, हम आपको फेस टू फेस क्लास में क्लास 11th में जब आपकी क्लासेस होती थी तो मैंने आपको ये चीज़ें याद करवाई थी। एज पर एनसीईआरटी था, वहाँ पे कंपनीज एक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि नॉन करंट लायबिलिटी में क्या जाता है, करंट लायबिलिटी में अंदर क्या क्या जाता है। तो जो बच्चे को याद करवाया था और जिन्हें याद होगा तो बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में। यहाँ पे होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बच्चे मार्क्स लाना है तो आपको ये चीज याद करना ही होगा। उसके बाद बच्चे होता है ट्रेड पेबल, ये होता है अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। और डी होता है बच्चे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और ये मिला के आपका पूरा लायबिलिटी साइड का खत्म हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब स्केल की सहायता से थोड़ा सा मदद लें स्केल का, स्केल मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम हाथ से ही ड्रॉ करेंगे। स्केल मिल जाता है तो लाइन खींचना मेरे लिए भी आसान हो जाता है और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। फिर मैं पहले लाइन ही ड्रॉ कर लूँ। चलिए ये हुई, इधर भी बना लूँ चटा के। तो बच्चे आपको मैं बता दूं कि आप एग्जाम में एकदम टू द पॉइंट ऐसे ही लिखेंगे और आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं पूछने वाला है कि आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अंदर से आता है कौन चीज कहाँ जाएगा, मतलब आपको हेड और सब हेड बताने होते हैं। और आपको बच्चे, मैंने आपको जैसे बताया इशू ऑफ शेयर चैप्टर जो था
उसमें इससे आता है बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो वहाँ पे बाकी सब चीज़ें पूछी जाएगी आपसे, जैसे शेयर कैपिटल कैसे दिखाया जाता है। यहाँ पे तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली की बात करें वो तो इनडायरेक्टली हो गई, और डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे हेड आएगा, सब हेड आएगा, तो वही 11th वाली बातें आपको याद करनी थी और कुछ नहीं, वही एग्जाम में आएगा। तो ये बैलेंस शीट आपका बनकर तैयार है, लेकिन सिर्फ लायबिलिटीज पार्ट बना है, यहाँ पे आप टोटलिंग कर देंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, जब भी टोटलिंग करते हैं तो टोटलिंग करने के लिए नीचे हमें डबल लाइनिंग दिया जाता है, तो जैसे हमने सीखा है वही है, कोई नया चेंजमेंट नहीं है। तो नॉर्मल बैलेंस शीट में आप देखते होंगे लेफ्ट साइड में लायबिलिटी था, राइट साइड में एसेट था, लेकिन इस वाले बैलेंस शीट में वर्टिकल फॉर्मेट में है, पहले लायबिलिटी वाली पार्ट ऊपर लिख लिए, अब हम जाके एसेट वाली पार्ट यानी रोमन 2 में हम एसेट्स वाली पार्ट्स लिखेंगे। और एसेट्स वाली पार्ट्स में दो एसेट्स होते हैं, पहला होता है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स। अब बात करें नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, तो बड़ा सिंपल सी बात है बच्चे। नॉन करंट एसेट में पहला आता है फिक्स्ड एसेट। अगर हम बात करें कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या आता है, तो ये भी बहुत प्यारा सी बात है। सबसे पहले तो आता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। और जहां तक टैंजिबल एसेट्स की बात है, ये आप जानते होंगे टैंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं। नहीं जानते हो तो मैं जरा बता दूं, टैंजिबल एसेट्स उसको बोलते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। और इनटैंजिबल एसेट्स उसको बोलते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तीसरा एक नाम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपको बस नाम ही है, आपको पढ़ने नहीं है, मतलब पढ़ने हैं आगे, पढ़ने नहीं पढ़ने हैं यहाँ पे। 12th में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने हैं, ना ही ध्यान देने हैं, कंफ्यूजन अपने आप को नहीं करना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, आपको मार्क्स लाने हैं बच्चे। और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स ये भी नहीं पढ़ने हैं बच्चे, अंडर डेवलपमेंट, नाम से ही क्लियर है, कठिन नाम। ए नंबर फिक्स्ड एसेट था, जरा ग्रीन कलर ले लूं, तो ए नंबर आपने देखा फिक्स्ड एसेट था। अब जरा बी में आ जाता हूं, ठीक है बच्चे। तो बी में आता हूं तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सी में आ जाऊं तो डेफर्ड टैक्स एसेट है, ये भी हमें नहीं पढ़ने हैं। डेफर्ड, मैं टिक लगाऊंगा, स्टामक लगाऊंगा, जिसे आपको नहीं पढ़ने हैं, बस आपको लिखा रहा हूं। लिखने तो पड़ेंगे क्योंकि मेन हेड तो आपको कम से कम याद होना चाहिए, सब हेड इसका, इसके अंदर का डिटेल आपको नहीं जाना है। यह है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। मैं बता दूं फिर से बच्चे, ये सारी चीजें आप क्लास 11th में थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, नहीं है तो एनसीईआरटी का बुक आप अगर निकाल लीजिए तो वहां पे आपको एसेट्स के टाइप्स में ये सारी चीजें दी हुई थी। अदर करंट एसेट्स, उसके बाद मेन हेड में आते हैं, टू में, टू में आते हैं तो वो है करंट एसेट्स। दो ही हेड इसमें आते हैं एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर भी 5 आइटम होता है, ABCD करके। तो अगर हम बात करें, पहला तो करंट इन्वेस्टमेंट होता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा बात करें तो इन्वेंट्रीज, जिसको हम लोग स्टॉक के भी नाम से जानते हैं, जरा इसके डिटेल हम चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है ट्रेड रिसीवेबल बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बिल्स रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन। सारी चीजें हमें पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं एकदम, यही तो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चे, कैश के बराबर में, मतलब कैश के समतुल्य में क्या क्या होता है, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गए,
हम बताएंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं। और यहाँ पे ई नंबर में आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब यहाँ लोन लगा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो ये नाम वहाँ भी था 11th में, मैं फिर से बता दूं। और ये लोन का मतलब है आपने किसी को लोन दिया है, मतलब आपके फर्म ने लोन दिया है। लास्ट में होता है अदर करंट एसेट्स, और ये हो गया बच्चे एसेट्स की पूरे आइटम्स। फिर हम जैसे कि मालूम है टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग करने के लिए डबल लाइनिंग देते हैं, तो ये हो गया टोटल एसेट्स। ठीक है। अब पहले हम लोग टिक लगा ले हमें क्या क्या नहीं पढ़ने हैं बच्चे, पहले वो जानना जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए पेन उठा लीजिए। सबसे पहले तो जिसे मैं काट दूं वो नहीं पढ़ने हैं, तो सी नंबर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मंडी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसे भी नहीं पढ़ने हैं बच्चे। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जरा ढूंढते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसके अंदर था। अच्छा वो डिटेल में है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट, जरा इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट्स में चला गया, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट भी बच्चे नहीं पढ़ने हैं। बस यहाँ तक मैंने आपको जो बातें चर्चा किया है, जो क्रॉस किया है, उनको छोड़ के जो बचा है उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज जानेंगे। जिसमें से जो पहला आइटम है शेयर होल्डर फंड, जिसका शेयर कैपिटल है, यही 4 मार्क्स का आता था इशू ऑफ शेयर चैप्टर में। आता था मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार का सीबीएसई सैंपल पेपर में बैलेंस शीट नहीं पूछा है। इस बार का सीबीएसई सैंपल पेपर यानी 2020 का जो सीबीएसई ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना सैंपल पेपर, उसमें आपको बैलेंस शीट नहीं नजर आया। मैंने उस पर रिसर्च किया, लेकिन ठीक इसके पहले के सारे एग्जाम में 4 नंबर का पूछा करता था, और चांसेस है बच्चे कि ये पूछ सकता है शेयर कैपिटल। तो सिर्फ शेयर कैपिटल से रिलेटेड 4 नंबर यानी कि इशू ऑफ शेयर चैप्टर से, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं इसी चैप्टर का पार्ट है ना बच्चे। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको अपने लेक्चर नंबर 2 में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में तो मैं बस यही बताऊंगा कि आप जल्दी जल्दी इसके फॉर्मेट को देख लें, और जो भी मेन हेड आपने देखा है कि भाई एसेट्स के अंदर क्या जाता है, लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या जाता है, बस उसे ही याद करें। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, आप मेरे साथ बने रहे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।